हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर सेकंड विलयन का आज आखिरी अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे हम, परासरण दाब। लेकिन परासरण दाब को पढ़ने के पहले एक शब्द इसमें उपयोग हुआ है, परासरण, है ना। ये परासरण क्या चीज़ है, पहले हम इसको जान लेते हैं। परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहा जाता है। परासरण होता क्या है उसको जानने के लिए पहले हम एक प्रयोग करते हैं, वही प्रयोग जो सन 1748 में एब नॉलेट ने किया था। क्या प्रयोग किया था इन्होंने क्या किया था कि एक बीकर लिया, है ना, और इस बीकर के अंदर उन्होंने सामान्य जल लिया जिसको कि हम शुद्ध विलायक कहते हैं, और इसके अंदर उन्होंने एक थीसल फनल या चपटे पैंदे का फ्लास्क लिया, ठीक है, और इस चपटे पैंदे के फ्लास्क के अंदर ये फ्लास्क जो था ये यहाँ तक एक विलयन द्वारा भरा हुआ था, है ना। प्रत्येक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि इस फ्लास्क के अंदर समझ लीजिए नमक और जल का विलयन है। बीकर के अंदर तो केवल जल है, शुद्ध जल, यानी शुद्ध जल को हम कहते हैं सिर्फ विलायक, है ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं शुद्ध जल। साथ ही यहाँ पर ये जो चपटे पैंदे का जो फ्लास्क है इसके अंदर भरा हुआ है विलयन। विलयन हमेशा दो घटकों से मिलकर बनता है, विलायक और विलेय। विलायक के रूप में जल और विलेय के रूप में नमक या शर्करा हम ले सकते हैं, और इसकी ऊंचाई यहाँ तक है ना, इसकी हाइट को हमने नोट कर लिया है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये जो कांच का फ्लास्क है यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है इसको उन्होंने अर्ध पारगम्य झिल्ली से आस्तरित कर दिया है। ये एक नया शब्द है आपके लिए, ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या होता है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SPM कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली का बहुत बड़ा रोल है परासरण की क्रिया में। तो 1748 में एब नॉलेट में जो प्रयोग किया था वो प्रयोग यही था कि एक बीकर लिया जिसके अंदर शुद्ध जल था, इस बीकर के अंदर एक चपटे पैंदे का फ्लास्क लिया जिसका निचला भाग जो था वो अर्धपारगम्य झिल्ली का बना हुआ था और इसमें एक विलयन भरा हुआ था। उन्होंने क्या देखा कि कुछ समय पश्चात अचानक ये जो फ्लास्क है ना, इसमें पानी का लेवल या जो विलयन का लेवल था वो इतना बढ़ गया, मतलब पहले इतना लिक्विड भरा हुआ था और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये लेवल यहाँ तक आ गया। इसका मतलब क्या क्रिया हुई, ज़रूर जो जल के अणु थे उन्होंने अंदर प्रवेश किया होगा, है ना, और अंदर प्रवेश करने के कारण एक जो प्रक्रिया हुई उसी प्रक्रिया को नाम दिया गया परासरण। तो परासरण का अर्थ क्या होता है? परासरण वह क्रिया होती है, जैविक क्रिया बोलते हैं इसको हम, जिसमें विलायक के कण अपनी कम सांद्रता से, है ना, यहाँ पे याद रखना कि विलायक जो है उसकी सांद्रता कम है, कम सांद्रता, ठीक है। कम सांद्रता कैसे? क्योंकि जहाँ पे विलायक होता है वहाँ पर विलेय नहीं है, तो विलेय की अनुपस्थिति के कारण विलायक की सांद्रता अधिक है। यहाँ पे सांद्रता का मतलब ये है कि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन जल के कारण कम है, यदि उसमें नमक या शर्करा होता तो उसकी सांद्रता अधिक होती। तो विलायक की सांद्रता तो कम है, जबकि विलयन की सांद्रता कैसी है? अधिक सांद्रता वाला विलयन है। तो परासरण वह रासायनिक या जैविक क्रिया होती है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए गति करते हैं। एक बार और सुनिए परासरण की डेफिनेशन। परासरण वह जैविक क्रिया होती है जिसमें विलायक के कण अपनी कम सांद्रता से विलयन की ओर, यानी अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली की मदद से गति करते हैं। परासरण की जो पूरी प्रक्रिया होती है उस परासरण की क्रिया में इस अर्ध पारगम्य झिल्ली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। परासरण दो प्रकार का होता है, एक होता है
अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस और इसको कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस। क्या चीज है ये एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, हम इसको समझ के देखते हैं। देखिए, इन दोनों बातों को समझाने के लिए भी एक फिर से आपके सामने प्रयोग है कि हमारे पास में एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में भरा हुआ है सिर्फ पानी यानी कि शुद्ध विलायक, और इस शुद्ध विलायक के अंदर हम डाल देते हैं किशमिश, है ना। किशमिश जो होती है अंगूर का पिचका हुआ भाग होता है, ये हमने कुछ किशमिश इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। अब क्या होगा, अंगूर की बनी हुई जो सूखी हुई किशमिश होती है, जब हम उसको जल में डालते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात वह फूल जाती है ना। ये क्या हुआ, किशमिश फूल गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किशमिश के अंदर जो कोशिका द्रव है उसकी सांद्रता कैसी है, उच्च यानी कि अधिक। किशमिश के अंदर उपस्थित द्रव की सांद्रता अधिक है, जबकि इसकी तुलना में ये जो जल है, इस जल की सांद्रता कैसी है, निम्न। तो जल के अणुओं ने कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति की और जल के अणु इस किशमिश के अंदर प्रवेश कर गए, जिसके कारण वह फूल गई। तो जिस क्रिया में कोई कोशिका फूल जाती है वह होता है अंतः परासरण, जबकि बाह्य परासरण में उल्टा होगा। उल्टा कैसे, कि यदि हम अंगूर फूला हुआ है ना, ये अंगूर है, अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डाल दें, है ना, ये समझ लो चीनी का गाढ़ा घोल है, गाढ़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा मीठा। चीनी के गाढ़े घोल में जब हम अंगूर को डाल देंगे तो ये अंगूर जो होगा ये पिचक जाएगा, है ना, ये सिकुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्रिया होगी, यहाँ पर होगा बाह्य परासरण। मतलब क्या क्रिया हो रही है, देखिए चीनी का जो गाढ़ा घोल है इसकी जो सांद्रता है वो कैसी है, इसकी सांद्रता है अधिक, ठीक है, जबकि अंगूर के अंदर का जो द्रव है उसकी सांद्रता कैसी है, कम। तो अभी हमने क्या बात की थी कि जो विलायक के अणु होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, मतलब कि जल के अणु जो हैं वो किशमिश के अंदर चले गए, इसलिए किशमिश फूल गई। परंतु यहाँ क्या हुआ कि अंगूर के अंदर का जो द्रव है उसकी सांद्रता कम है, इसलिए अंगूर के अंदर का जो कोशिका द्रव होता है वो इस बाहर गाढ़े घोल में आ जाता है, जिसके कारण वह पिचक जाता है। तो यहाँ पे बाह्य परासरण हुआ, है ना। ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर वह सिकुड़ जाता है, परंतु किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है। तो हमें इसका जवाब कैसे लिखना होगा, हम इसको ऐसा कहेंगे कि किशमिश को पानी में डालने पर वह इसलिए फूल जाती है क्योंकि यहाँ पे अंतः परासरण की क्रिया होती है, जबकि अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर वह सिकुड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर बाह्य परासरण की क्रिया होती है। तो परासरण अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक बार और हम इसकी डेफिनेशन सुनते हैं कि परासरण वह जैविक क्रिया है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, यानी विलायक के कण जो होते हैं वो अपने तरफ से विलयन की ओर गति करते हैं। विलायक की सांद्रता हमेशा कम होती है। परासरण एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो गया है ना। अब एक परासरण के ही जैसा होता है विसरण। विसरण क्या चीज़ है, वैसे विसरण हमारे इस चैप्टर में कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे समझाना चाहूँगी कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न या विसरण का मतलब ये होता है कि इसमें जो अणु होते हैं, चाहे वो विलयन मतलब विलायक के हो या विलय के हों, वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। और इस क्रिया में, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। जैसे कि अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कौन कौन सी होती हैं, जितने भी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होती हैं, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं, सबकी सब अर्धपारगम्य झिल्ली ही होती है। जैसे ये अंगूर या किशमिश का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है, जबकि विसरण की क्रिया में कोई अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। हम इसको एक उदाहरण द्वारा कैसे समझें, मान लीजिए कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ना वो कैसी होती है,
जिसमें बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं और बारीक बारीक छिद्र से बना एक जालनुमा स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है जिसमें बहुत ही बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं इस तरह से। अब क्या होता है देखिए, हम जब इसको किसी विलयन या विलायक में डालते हैं तो जो विलय के कण होते हैं वो तो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, है ना, और विलायक के कण तो सूक्ष्म होते हैं और विलय के कण बड़े होते हैं। तो जो सूक्ष्म कण है वो तो आसानी से इसके आर पार चले जाते हैं, जबकि विलय के कण साइज में बड़े होते हैं तो वो इसके आर पार नहीं जा पाते। इसीलिए परासरण की क्रिया में हम कहते हैं कि विलायक के कण कम सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, जबकि विसरण की क्रिया में विलयन के अणु, विलयन का मतलब क्या होता है, जिसमें विलायक भी आ गया और विलय भी आ गया। तो विसरण की क्रिया में विलयन के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं और इसमें किसी भी अर्ध पारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम इन दोनों की मदद से एक और प्रश्न समझ सकते हैं कि भाई परासरण और विसरण में अंतर लिखिए। एक तरफ हम लिख सकते हैं परासरण और इसमें हम लिखेंगे विसरण। वैसे परासरण की परिभाषा को दो और तरह से परिभाषित किया है, पर उस सेकंड टाइप को मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पहला अंतर क्या होगा परासरण का? पहला अंतर ये होगा कि इसमें विलायक के कण, विलायक के जो कण होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। जबकि आप इस तरफ क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे विलायक शब्द के स्थान पर कि विलयन के कण, विलयन के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, विलयन के कण कम, विलयन के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं ना। यहाँ पर भी सांद्रता शब्द आएगा और यहाँ पर भी सांद्रता शब्द हम लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। मतलब कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, तभी तो सिर्फ विलायक के कण ही आर पार जा पाते हैं। जबकि हम इसमें लिखेंगे कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तीसरी बात क्या है कि इसमें जब अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है तो इसमें केवल विलायक के कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जा पाते हैं, इसमें केवल विलायक के कण ही गमन कर सकते हैं। जबकि हम इसमें लिखेंगे कि इसमें कौन कौन, विलायक तथा विलेय दोनों के कण आर पार जा सकते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक नेटवर्क के समान होती है जो बारीक सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक कणों को तो अपने में से होकर जाने देती है, पर बड़े आकार के कणों को अपने में से होकर नहीं जाने देती। अगली बात जो बहुत काम की है कि जो परासरण की क्रिया है वो सिर्फ द्रवों में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे मैंने आपको भी इतने जो एग्जांपल्स बताए कि अंगूर या किशमिश को पानी में डालने पर एक सिकुड़ जाता है, एक फूल जाता है, तो ये लिक्विड में होता है क्योंकि अंगूर या किशमिश के अंदर भी तो कोशिका द्रव होता है ना, तो ये द्रवों में संपन्न होती है। जबकि जो विसरण की क्रिया है ये ठोस, द्रव और गैस सभी में संपन्न होती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम गैसों में बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे अगरबत्ती के धुएं का फैलना, या मान लीजिए हमको बहुत अच्छी स्मेल आती है किसी भी चीज़ की स्मेल, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो जो स्मेल होती है वो हमारे नाक तक कैसे पहुंचती है, वो विसरण के माध्यम से गैसों के जो अणु होते हैं वो वायुमंडल में पूरी तरह से फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये परासरण और विसरण वाला टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। अच्छा, अब इसमें एक और नई चीज़ हमको मिली है
SPM यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, हम इसकी बार बार बात कर रहे हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती क्या है ना? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली सूक्ष्म अति सूक्ष्म छिद्रों से बना हुआ एक ऐसा नेटवर्क या जाल होता है ना? यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। जैसे अर्ध पारगम्य झिल्ली के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि जो हमारी चाय की जो छलनी होती है ना, चाय छानने की छलनी, हम लोग घर में चाय बनाते हैं है ना, और उसके अंदर इस प्रकार से छिद्र होते हैं, ऐसे बहुत बारीक बारीक उसके अंदर इस तरह से जाली लगी हुई रहती है। ठीक है, सभी को अनुभव होगा अच्छी तरह से कि जब हम इसके अंदर चाय को छानते हैं है ना, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे वो चाय की पत्ती है, तो जब ये इसके अंदर आता है पूरा मटेरियल, तो क्या होता होगा, क्या होता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड चीज़ जो होती है वो तो चाय आपकी लिक्विड फॉर्म में यहाँ आ जाती है, और जो बड़े बड़े आकार के जो कण हैं चाय की पत्ती के, वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो सेम यही क्रिया परासरण में होती है कि केवल अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो अपने में से केवल विलायक के कणों को तो गुजरने देती है, क्योंकि विलायक के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो ये सूक्ष्म कण तो आसानी से अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाते हैं, परंतु जो विलेय के कण होते हैं वो विलायक की तुलना में कुछ बड़े आकार के होते हैं, और बड़े आकार के कणों को वो अपने में से होकर गुजरने नहीं देती है। अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के कणों को जाने देती है और विलेय के कणों को रोक लेती है, इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली परासरण की क्रिया में आवश्यक होती है, जबकि विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, तभी तो उसमें विलायक और विलेय दोनों के कण आर पार जा सकते हैं। अगली बात, इसका उदाहरण, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जंतु जगत और पादप जगत में जितनी भी झिल्लियां हैं वो सभी अर्धपारगम्य झिल्ली हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, तो सभी प्रकार की कोशिकाओं की आउटर जो वॉल है, पौधों में तो सेल वॉल कहलाती है और हम लोगों में उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है ना। तो सभी जंतु जगत और पादप जगत में मिलने वाली जितनी भी झिल्लियां हैं वो सारी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है, परंतु यदि कोई आपसे कहे कि संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम बताओ, संश्लेषित मतलब कि मानव द्वारा निर्मित अर्धपारगम्य झिल्ली, तो उसका उदाहरण है सेलोफेन, जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली का संश्लेषित उदाहरण है। इसके अलावा रासायनिक विधि से तैयार की गई एक अर्धपारगम्य झिल्ली है कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसका IUPAC नाम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, है ना, या इसको हम कॉपर फेरोसाइनाइड भी कह सकते हैं। यह रासायनिक रूप से तैयार की गई अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट भी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। तो ये हमारे 3 टॉपिक पूरे हुए कि परासरण क्या है, विसरण क्या है, इसके साथ में अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि परासरण दाब किसे कहते हैं। जो हमारा मुख्य टॉपिक है, परासरण दाब ही अणुसंख्यक गुणधर्म है ना। तो परासरण दाब को जानने के पहले हमने इतनी सारी बातें इसलिए की ताकि हमको परासरण शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम शुरू करते हैं हमारा मुख्य अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसका नाम है परासरण दाब, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको भी समझने के पहले एक प्रयोग करते हैं अपन, है ना। वो प्रयोग क्या है, देखिए, हमने एक बड़ा सा पात्र लिया, है ना, और इस बड़े से पात्र के बीचों बीच लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। और हम सभी जानते हैं कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो कैसी होती है, जिसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं और एक प्रकार का जाल या नेटवर्क इसके अंदर बिछा हुआ रहता है। इस प्रकार की होती है ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक और तो भरा हुआ है केवल जल। केवल जल को हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ विलायक या शुद्ध विलायक।
और शुद्ध विलायक की सांद्रता सदैव कम होती है। इधर तो है जल और इसी लेवल पे हमने यहाँ पे भरा हुआ है विलयन, है ना। विलयन किसका विलयन हो सकता है? जल में नमक या जल में शक्कर का विलयन हम ले सकते हैं, ठीक है। अब सोचकर बताइए कि दोनों में से किसकी सांद्रता अधिक है और किसकी सांद्रता कम है। स्वाभाविक सी बात है कि जल जो है वो यहाँ पर विलायक है, तो केवल विलायक की सांद्रता कम होती है ना। ये कम सांद्रता वाला विलायक है, जबकि विलयन में विलायक और विलय दोनों उपस्थित है। विलयन का निर्माण विलायक और विलय दोनों से मिलकर हुआ है, इसलिए इसकी सांद्रता कैसी होगी? अधिक होगी, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जल का जो लेवल है और जो विलयन का लेवल है वो सेम है। इसको हम वाटर और इसको हम सॉल्यूशन S भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पिस्टन की मदद से दाब आरोपित करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे लगाया जाता है पिस्टन, है ना, और यहाँ पे उसका पॉइंटर होता है और जितना ज़्यादा दाब इसमें क्रिएट होता है वो इस पॉइंटर पे आके हमको पता चलता है। तो यहाँ से हम एक दाब लगाते हैं। अब क्या क्रिया होती है? दाब लगाने के पहले नॉर्मल वाली कंडीशन हम समझते हैं। सोचिए क्या होगा? जिसकी सांद्रता कम है, कम सांद्रता से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर प्रवेश करेंगे। मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर इस विलयन में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो जल का तल है वो इतना कम हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो इधर चला गया ना, और ठीक यहीं पर क्या होगा कि इधर वाले विलयन में पानी का जो लेवल है ना, विलयन का लेवल इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ एक ऐसा बीकर लिया जिसके एक और तो जल है, दूसरी ओर विलयन है। जल की सांद्रता कम है, विलयन की सांद्रता अधिक है। हमने ये देखा कि जब परासरण की क्रिया होती है तो जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो जल का जो तल है वो तो गिर जाता है और विलयन का लेवल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरा जल खाली हो जाए और ये विलयन जो है वो यहाँ तक भर जाए, ये हिस्सा पूरा खाली हो जाए, क्योंकि परासरण हो रहा है ना भाई, तो ये पूरा खाली हो जाना चाहिए और विलयन का लेवल यहाँ तक का बढ़ जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों हुआ कि जल केवल इतना ही कम हुआ और ये विलयन इतना ही ज़्यादा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब विलयन, जल ने कब तक इधर वाले विलयन की तरफ प्रवेश किया? तब तक जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं। मतलब जब दोनों तरफ की सांद्रताओं में साम्य स्थापित हो गया, साम्य अवस्था को जब ये प्राप्त कर लेती है सांद्रताएं, तो परासरण की क्रिया रुक जाती है। जल की सांद्रता कम थी, यहाँ पर विलयन है मतलब पानी प्लस शक्कर, तो ये पानी इधर प्रवेश करता गया, तो अब पानी इतना ज़्यादा आ गया कि उसकी जो मिठास है वो इतनी कम हो गई जो इसके लेवल की हो गई। मतलब जब दोनों की सांद्रताएं समान हो जाती हैं तो इस विलयन के अंदर जो विलय के कण हैं, विलयन का निर्माण दो चीज़ों से हुआ है ना, विलायक और विलय, तो विलयन के कणों ने क्या, विलयन में से विलय के कणों ने क्या करा, इस जल पर अब एक दाब आरोपित कर दिया, रोक दिया कि भैया बस अब अपनी सांद्रता बराबर हो गई, अब आप यहाँ अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो विलय के कणों द्वारा इस जल के कणों पर एक दाब आरोपित किया जाता है और वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसी दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। और यदि हम ऊपर से दाब लगाना प्रारंभ करें तो ये जो पॉइंटर ये घूमने लगेगा और ये पॉइंटर घूम के जहाँ पर आकर रुक जाएगा, हम उस विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो परासरण दाब की परिभाषा क्या होगी कि वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया का विरोध करता है, वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया का विरोध करता है उसे हम परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और परासरण दाब को
पाई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ये बात भी याद रखना। तो परासरण दाब अच्छी तरह से समझ में आ गया कि वह दाब जो परासरण की क्रिया का विरोध करता है या परासरण की क्रिया को रोक देता है, उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब जब भी क्रिएट होता है तब दोनों ओर के जो विलयन होते हैं, मतलब दोनों ओर के जो द्रव होते हैं, उनकी साम्य अवस्था या उनकी सांद्रता समान हो जाती है। परासरण दाब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अणुसंख्या गुणधर्म है और परासरण दाब को मापने का एक बहुत अच्छा प्रश्न है बर्कले हार्टले विधि। तो परासरण दाब मापन की जो बर्कले हार्टले विधि है, वैसे तो उसको इस बार अपने जो कोर्स है उससे हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे की क्लासेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो परासरण दाब मापने की जो बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है जिसका नाम है बर्कले हार्टले विधि। अब हम शुरू करते हैं परासरण दाब मापन की विधि। इसका चित्र आपको नज़र आ रहा है। अगर मान लो ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो प्रश्न कैसे आएगा कि परासरण दाब किसे कहते हैं, इसके मापन की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परासरण दाब वह दाब है जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, जो परासरण की क्रिया का विरोध करता है या परासरण की क्रिया को रोक देता है, विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। ये परिभाषा बहुत सिंपल और बहुत इजी है, उसे परासरण दाब कहते हैं। और इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि मान लीजिए हमें किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। वैसे तो बहुत सारी विधियों के नाम बताए गए हैं कि फेफर विधि, मॉस फ्रेजर विधि और बर्कले हार्टले विधि, तो उनमें से ये बर्कले हार्टले विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है ये विधि। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो समकेंद्रीय नलिकाएं लेते हैं। ये जो दो आपको डार्क नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं समकेंद्रीय नलियां, है ना। तो सबसे पहले हम दो समकेंद्रीय नलियां लेते हैं। समकेंद्रीय का मतलब होता है कि इनकी मोटाई जो होती है वो लगभग दोनों की सेम होती है। इन समकेंद्रीय नलिकाओं में से जो नीचे वाली नली होती है, ये नीचे वाली नली सरंध्र पात्र की बनी होती है। सरंध्र का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत ही, ये सरंध्र पात्र का मतलब ये होता है कि जो भीतरी वाली समकेंद्रीय नलिका है उसमें बहुत ही सूक्ष्म बारीक बारीक छिद्र होते हैं और इस सरंध्र पात्र वाली भीतरी नली के चारों ओर रासायनिक विधि से तैयार की गई कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट की अर्धपारगम्य झिल्ली इसके चारों ओर लगा दी जाती है, क्योंकि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली तो बिल्कुल मोस्ट आवश्यक होता ही है। तो फिर से देखते हैं कि दो समकेंद्रीय नलिकाएं लेते हैं, जिनमें से जो नीचे वाली नली होती है वो सरंध्र पात्र की यानी कि छिद्रित होती है और इसके चारों तरफ कॉपर फेरोसाइनाइड की रासायनिक विधि से तैयार की गई अर्धपारगम्य झिल्ली इसके चारों ओर लगा देते हैं। अब इस पूरे को उपकरण को गन मेटल यानी कि धात्विक आवरण से घेरा हुआ ये ऊपरी पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो कि धातु का बना होता है। इस समकेंद्रीय नलिका के एक तरफ तो टोटीदार कीप होती है। टोटीदार कीप मतलब कि इसमें क्या करते हैं, बीच वाली भाग में जल भरा होता है ना। और दूसरी तरफ यहाँ पे होती है कैपिलरी ट्यूब यानी कि केशिका नली, जिसमें ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है। हम चाहें तो इसको पूरा ब्लैंक भी रख सकते हैं ताकि इसमें पानी का लेवल हमको पता चल सके। तो बीच वाली जो टोटीदार जो कीप है, यहाँ से बीच में जल यानी कि शुद्ध विलायक भरा होता है और मान लीजिए कि ये जो हमारा शुद्ध विलायक है ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का जो लेवल है पानी का तल, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस दोनों समकेंद्रीय नलिकाओं के ऊपर और नीचे वह विलयन भरा जाता है जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना है।
परासरण दाब ज्ञात करने के लिए हमें दाब मापक यंत्र की भी आवश्यकता होती है और साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ ऊपर की ओर एक पिस्टन लगा होता है जिससे कि दाब आरोपित किया जाता है और पिस्टन के बिल्कुल पास में दाब मापक यंत्र लगाया जाता है जिससे कि जब दाब लगता है परासरण की क्रिया होती है तो ये पॉइंटर ऐसे ऐसे घूमता जाता है और जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है यानी कि दाब नियंत्रित हो जाता है तो ये पॉइंटर घूमना भी बंद कर देता है। अब ये तो हो गया पूरा चित्र का वर्णन। अब शुरुआत कैसे होती है, तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि टोटीदार कीप से भरा हुआ जो बीच वाले भाग का जल है उसको केशिका नली में, उसका तल कितना है, मान लो केशिका नली यहाँ तक है और पानी जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, तो सबसे पहले हम केशिका नली में जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाता है, ऊपर से पिस्टन द्वारा दाब आरोपित किया जाता है। पिस्टन के द्वारा जब दाब आरोपित किया जाता है तो ये जो पॉइंटर है ये घूमना शुरू कर देता है, ये दाब इस विलयन पे लगता है, विलयन से दाब लगता है इस जल पर और जल पर जैसे ही दाब लगना प्रारंभ होता है तो चूंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली की छिद्रित नली होती है तो परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है और जो जल है वो धीरे धीरे परासरण की क्रिया के कारण नीचे के विलयन में प्रवेश करने लगता है। जैसे जैसे जल परासरण की क्रिया द्वारा नीचे के विलयन में प्रवेश करता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवेश करता है, केशिका नली में धीरे धीरे पानी का लेवल गिरने लगता है। कब तक पानी का तल गिरेगा, तब तक जब तक कि दोनों ओर की साम्य अवस्थाएं बराबर ना हो जाएं। ठीक है, तो जब तक परासरण की क्रिया चलती है तब तक तो ये पानी का लेवल नीचे गिरता है। अब समझ लीजिए एक ऐसा समय आता है कि जो पानी का लेवल है वो इतना हो जाता है, मतलब इतना जल अब इस विलयन में आ चुका है, तो अचानक से पानी का तल रुक जाता है। उसी समय हम पॉइंटर पे या दाब मापक यंत्र में देखते हैं तो इस पॉइंटर की जो सुई है वो घूमना भी बंद हो जाती है। तो उस दाब मापक यंत्र में हम उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, जो भी वहाँ पर पाठ्यांक आया है वो इस विलयन का परासरण दाब है। तो परासरण दाब कैसे क्रिएट हुआ कि जैसे ही जल ने विलयन में आना प्रारंभ किया, परासरण की क्रिया हुई और जैसे ही दोनों तरफ की सांद्रताएं बराबर हो गई, विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं ने एक दाब आरोपित किया जो कि परासरण की क्रिया का विरोध करता है। तो जैसे ही परासरण की क्रिया का इसने विरोध किया और जब दाब आरोपित हुआ तो वो दाब आपको इस पॉइंटर में नोट करना है। तो ये है दाब के मापन की, परासरण दाब मापन की बर्कले हार्टले विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। अब इसमें हमको एक बात और लिखनी पड़ेगी कि इस विधि की क्या विशेषताएं हैं, है ना, बर्कले हार्टले विधि की विशेषताएं। तो बर्कले हार्टले विधि की सबसे पहली विशेषता ये है कि इस विधि द्वारा परासरण दाब को ज्ञात करने में कम समय लगता है। यदि दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये जो विधि होती है इसमें परासरण दाब को ज्ञात करने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत फटाफट परिणाम प्राप्त होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस विधि द्वारा जो परिणाम है, रिजल्ट्स, वो एकदम सही प्राप्त होते हैं। क्यों सही प्राप्त होते हैं? क्योंकि इनकी सांद्रताओं में कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि ये जो पूरी विधि है इसमें जो उपकरण है इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से की होती है, तो कहीं से भी लीकेज का डर नहीं होता है, इसलिए परिणाम बिल्कुल एक्यूरेट या सही प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, इसमें जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर का उस अर्धपारगम्य झिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके फटने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत मजबूती से तैयार की गई कॉपर हेक्साफेरोसाइनाइड की झिल्ली होती है, तो इसके डैमेज होने का डर नहीं होता है, इसलिए परिणाम भी बिल्कुल सही प्राप्त होते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब बहुत उच्च होता है, उच्च परासरण दाब वाले विलयनों का भी इससे मापन किया जा सकता है। उच्च परासरण दाब वाले विलयनों का मापन भी इस विधि द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो इन चार अच्छी बातों के कारण ये जो विधि है काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है और उसको लिखना है।